हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही उत्साहित की बात है, हमारे प्यारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो बता दें कि ये मॉडल पेपर यानी मॉडल सेट फर्स्ट है और ये साइंस का है और सभी विषय का हो चुका है। ये साइंस बचा है तो इसका भी आज अपलोड कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और एक ही वीडियो सीरीज में पूरा यानी कि 1 से लेकर 48 यानी कि 1 से लेकर 48 तक क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। और एक आग्रह है कि यदि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा, ताकि ये पता चले कि आप कितने लेवल में यानी कि कितना नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम भी अपना वीडियो के साथ और आप भी अपने वीडियो सीरीज के साथ, ठीक है। और जवाब और सवाल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और बता दें मॉडल सेट क्या होता है दोस्त, कि आपका 80% यानी कि 48 में पक्का है कि 40 क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम से मैच करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। देखिए यही आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है निर्वात में यानी शून्य में, यानी कि जो ये वातावरण है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन एक विद्युत का सुचालक है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ये सल्फर नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, आयोडीन, ये सब अधातु है, ये भी अधातु है, परंतु ये अपवाद में है और अर्थात ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत किसे माना गया, यानी कौन है। यानी कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत यानी कुछ भी नहीं रहेगा फिर भी एक रहेगा, आखिर वह क्या है, तो अंतिम है आपका सूर्य, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जी हाँ, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जब भी आप देखिएगा तो क्या होता है कि ये तीर का ऐसे निशान होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो एक पदार्थ आपका इधर रहता है और कुछ पदार्थ इधर प्लस के साथ रहता है ना। तो ये तीर के निशान के इधर जो है वो है जो भाग ले रहा है, ठीक है, इधर जो है वो जो भाग ले रहा है और इधर जो निर्मित बनेगा उसके फल स्वरूप वो है। तो इधर वाला को हम क्या कहते हैं और इधर वाला को क्या कहते हैं, तो वही इधर वाला को और इधर वाला को, यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि ये जो तीर का निशान है, ये तो तीर का निशान हुआ, इधर जो है दोस्त वह अभिकारक होता है। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो वह अभिकारक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अभिकारक। और इधर जो आपका निर्माण होगा, निर्मित तत्व जो होगा यानी उत्पादन जो होगा, उत्पाद जो होगा वह कहलाएगा प्रतिफल, याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, प्रतिफल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, ग्लूकोज का जो है वह रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर C6H12O6, राइट आंसर, ठीक है, ग्लूकोज का। और अगला है कि वसा का पाचन करता है। और आपको बता दें दोस्त कि जिसका बीपी लो है, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि BP यानी कि लो ब्लड प्रेशर जिसको है, ठीक है, तो उसे ग्लूकोज पीना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, इससे आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगला है कि वसा का पाचन कौन करता है। जी हाँ, वसा जो हमारे शरीर में, जब सबका अलग अलग पाचन है, ऐसा मत समझिएगा सबका एक ही, सबका पाचन करने के लिए अलग अलग हार्मोन है, ठीक है। तो वसा का पाचन करने के लिए क्या है, तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा लाइपेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसलिए आप सुने होंगे कभी कि किसी को दूध नहीं पचता है, किसी को यानी कि पूड़ी नहीं पचता है, तो इस तरह आखिर क्यों होता है, तो जो हार्मोन जिसको पचाता है वो उनमें अनुकूल मात्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसा होता है। तो अगला है दोस्त 7 नंबर की, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे कि हम लोग गलकंड भी कहते हैं और घेंघा रोग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बता दिए होता क्यों है, देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायराइड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, तो दोस्त उसको बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, ठीक है। और जब आयोडीन आपका शरीर में नहीं होगा, यानी जो खाना खाते हैं उसमें आयोडीन नहीं होगा, यानी आप आयोडीन नहीं खा रहे हैं, तो उसको पुराने के लिए थायरॉक्सिन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन पुराने के लिए थायराइड का आकार बढ़ने लगता है, और वही कारण है कि जिसके कारण गला के पास जो फूल जाता है वही घेंघा रोग होता है। और मधुमेह की बात करें तो यह इंसुलिन नामक हार्मोन जो कि हमारे मीठा चीज़ यानी कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कम करता है, कोई भी मीठा चीज़ को, जैसे चीनी ये सब, तो वो नहीं होने के कारण आपको चीनी रोग यानी मधुमेह यानी कि इसको हम टीबी भी कह सकते हैं, ये होता है। ठीक है। और अगला जो है वह अस्कर्वी। ठीक है, याद रखिए अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। और एड्स तो ये एक यौन संचरण रोग है। ठीक है। और गलत व्यवहार जो होता है उसके कारण होता है। अगला है दोस्त कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ठीक है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, सभी विधि से। ठीक है। परंतु लैंगिक जनन जो है वह केवल एक विधि से होता है। अगला है दोस्त कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के दोनों के सेम है 2 नियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, देखिए ये भी आ गया, तो 2। सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग। ये आप क्लास 7-8 से भी पढ़े होंगे। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, यहाँ आपको ट्रिक हम देंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका ओल झोल ही खत्म कर देते, बहुत विद्यार्थी इसमें उलझन में पड़ जाता है। बता रहे हैं, जो नेत्र में निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। देखिए आपको बता रहे हैं कि जो नेत्र जिस भी चीज को देख रहा है तो वही दोष होता है। आपको क्लियर ये याद रखना, जो दिख रहा है साफ वही दोष होता है। यदि किसी को मतलब दूर दिख रहा है, दूर का नजदीक का नहीं दिख रहा है, आपको केवल ये याद रखना क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है वही रोग होगा। जैसे दूर का दिख रहा है साफ तो वह दूर दृष्टि दोष होगा, और निकट का साफ दिख रहा है तो वह निकट दृष्टि दोष होगा। यानी जो नहीं दिख रहा है वो नाम से नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसमें समझा रहे, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, समझिए निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता मतलब किसको देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वह दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है। और बात कर रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए यानी इसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसी में और समझा देते हैं। और यदि जिसको कि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा अर्थात निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है तो उसमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। और इसकी मैं बता दें, निकट दृष्टि दोष को निवारण जो करना है यदि ठीक करना है तो उसमें आपको अवतल लेंस चाहिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ध्यान से पढ़ने के लिए, फिगर रूप से पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और उसका एक यानी कि अब बढ़िया सा एक वीडियो बना हुआ है यानी कि बोर्ड पर पढ़ाया हुआ, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में क्या है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर, हमारे जो नेत्र है उसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अगला, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना, जिसे हम ये दृष्टि पटल भी कहते हैं। अगला, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा यानी आर जो होगा वह कितना होगा, तो आर बराबर आप जानते हैं V/I होता है, तो V 220/2, तो आपका राइट आंसर 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो 16 नंबर का राइट आंसर बी यानी कि 110 ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ठीक है। अगला है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा NR। ठीक है। उसके बाद है विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, जी हाँ, विद्युत धारा के मापने के यंत्र जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमीटर। ठीक है। और वोल्ट मापने यानी विभवांतर नापने के यंत्र को वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको पहले बता दिए ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। उसके बाद है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, पवन में हवा की चाल कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो यह नाभिकीय, ठीक है, ऊर्जा, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब बायोगैस का ही एक स्रोत है। ये नहीं होगा तो बायोगैस नहीं बन सकता है, और सबसे प्रमुख है गोबर गैस। उसके बाद है ऊर्जा गैस सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आप लोगों का C नंबर यानी कि सूर्य। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत।
अगला क्वेश्चन है दोस्त कि CuO+H2 और ये जो निर्मित होता है Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 24 का बी, यानी कि वो ये अपचयन। ठीक है, और आपको बेहतरीन समझना है तो इसके लिए एक वीडियो पड़ा, उसे जाकर देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जी हाँ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 25 नंबर का आप लोगों का ये वैद्युत संयोजी। ठीक है, और जब कोई परमाणु मतलब संयोजन करके बनता है तो वह हो जाता है सहसंयोजी। ठीक है, अगला सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? अगर आपको पहले से मालूम है जरूर दें। इसका राइट आंसर 11। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है दोस्त? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है आप लोगों का NaHCO3, यानी कि इसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, रासायनिक नाम। अगला, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो चूना पत्थर, खड़िया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और संगमरमर आप देख रहे हैं। तो चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया ये तीनों का सेम सूत्र होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, परंतु इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो बता दें कि 7 जो है वह उदासीन है और 7 से जितना भी कम होगा वह अम्लीय हो जाएगा और 7 से जो भी अधिक हो जाएगा वह हो जाएगा क्षारक यानी भस्मीय। तो राइट आंसर 13। उसके बाद और याद रखिएगा जितना भी 7 से अधिक जो भी होगा वह क्षारक यानी कि भस्मीय, और 7 से जितना भी नीचे वह अम्लीय। इसको याद रखिएगा, ये अम्लीय है, ये अम्लीय है और ये उदासीन है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पीतल क्या है? तो पीतल जो आप लोगों का राइट आंसर होगा, यानी पीतल क्या है? तो यह एक मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो राइट आंसर CaCl2। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता, यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्ड, यानी कि सोना। इसमें कभी जंक नहीं लगता, जंक उसी में लगेगा जिसमें कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करने का गुण हो। अगला है दोस्त कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो आप लोगों का हो जाएगा राइट आंसर इसमें मीथेन हो जाएगा, CH4। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग जब करेगा तो वह बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा क्या बन जाएगा दोस्त? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यही नाम कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा है? तो 0.03%। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी संख्या होती है? परमाणुओं की 3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या मतलब ऐसे वाला रेखा जो है क्षैतिज कतारें, ये देखिएगा 7 यानी कि लाइन होगा, धारी होगा। तो और यदि वर्ग की बात करें, यह समूह कहलाता है, वर्ग कॉलम। ठीक है, तो ये 18 होता है। याद रखिएगा, कॉलम की बात करें 18 ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। और जितना भी अलगी फैक्ट आपको बताते हैं वो सब भी ध्यान में रखिएगा। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो हो जाएगा वह कैसा तत्व है? राइट आंसर अक्रिय। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है पता है आप लोगों को? पादप हार्मोन है, इस बात को याद रखिएगा, यानी पेड़ पौधा वाला। ठीक है, अगला है कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दोस्त कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। याद रखिएगा, वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव, जी हाँ, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो इसका राइट आंसर नेफ्रॉन। और आपको बता दें कि वृक्क की, जी हाँ, एक वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होता है। ठीक है, अगला है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जी हाँ, भोजन का पाचन जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यह उपचयन हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन जो अलैंगिक जनन का एक भाग है, तो यह जनन किस में होता है? तो राइट आंसर यीस्ट में। याद रखिएगा, किस में होता है? यीस्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन है? यानी फूलों में जो फूल में दोनों होता है, यानी कि पुरुष विभाग भी और स्त्री विभाग में। तो कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो इसका राइट आंसर पुंकेसर। बाकी जो आप देख रहे हैं वर्तिका, अग्र वर्तिका और अंडप, ये सब क्या है? स्त्री केसर है, यानी कि स्त्री विभाग, मादा विभाग की। ठीक है, चलिए अगला एक गुण सूत्र बने होते हैं किसके? तो गुण सूत्र जो बने होते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा DNA तथा प्रोटीन्स व RNA का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये है
कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं। कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ है जो कि हमारे आनुवंशिकी होने का गुण को दर्शाता है, तो वह आखिर क्या है? तो इसका राइट आंसर डीएनए होगा। सबसे प्रमुख शरीर का डीएनए ही होता है। उसी से पता लगाया जा सकता है कि आपके पूर्वज कहाँ के हैं, कहाँ रहते होंगे। ठीक है, ये सारी बातें उन्हीं से पता चलता है। अगला कि निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं यानी स्थल में रहने वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक्वेरियम। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त? एक्वेरियम। उसके बाद है CFC क्या है? जी हाँ, CFC जो है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को यदि मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हम देख रहे हैं। चलिए, और आपको बता दें CFC का पूरा नाम, C से होता है क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, यानी कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बहुत देखिए सब में लगेगा आपको कि सेम होगा, देखिए सब में उसी तरह लगता है, लेकिन राइट आंसर आपको बता दिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही राइट होगा। ठीक है, चलिए, और भी सभी विषय का और बता दें कि इस चैनल पर आपको दोस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी चीज़, सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, ग्रामर जो भी आपको पढ़ना है, एकदम एक ट्यूशन जैसे होता है ना, ट्यूशन कोचिंग के भांति आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।